हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी अपने एलएमआरसी के लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए हैं। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। पीछे कोई क्वेश्चन में कोई डाउट लगे आपको तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके। ये एग्जाम्स अपने पास 12 मई 2018 का है। क्वेश्चन काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है लेक्चर में। कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने से मतलब नहीं है, समझ में आना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन को पूरी डीपली से देख रहे हैं। अभी अपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 51 से स्टार्टिंग करेंगे। पीछे कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके दोस्तों, साथ साथ में वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 नंबर अपने पास क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट दिष्ट धारा डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर धारा 20 एम्पीयर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है। ए 220 वोल्टेज डीसी मशीन हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 if the full load armature current is 20 amperes, find the induced EMF when the machine act as motor। ओके, मोटर के रूप में बनाते हैं। पहले मोटर कौन सी है? डीसी मशीन है अपने पास। तो डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर पूछ रहे हैं, तो डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर की बात करें तो मोटर अपने को बता ही नहीं कौन सी शंट है या कौन सी है। तो डायरेक्टली अपने देखते हैं 220 वोल्टेज है। आर्मेचर का वोल्टेज अपने पास है 220 वोल्टेजेस। आर्मेचर का प्रतिरोध है अपने पास 0.5 ओम। धारा अपने पास है, आर्मेचर धारा है, ये है 20 एम्पियर्स। ओके, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब मशीन मोटर के रूप में कार्य करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा अपने पास? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला रहेगा बैक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए। ओके, तो 220 वोल्टेज है अपने पास, माइनस आर्मेचर प्रतिरोध है 0.5 गुणा आर्मेचर धारा 20 एम्पियर्स। पॉइंट हटाने के लिए जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो और 5 और 10, तो अपने पास 210 वोल्टेज जो है मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अभी आज के दिन में अपने जनरेटर के केवीएल कैसे लगाएंगे आपको बताएंगे, इसके अंदर भी कैसे अपने करंट वोल्टेज इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए लगाते हैं। ओके, भी यहाँ पर ये माइनस लगाया तो क्यों लगाया आपने? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है। 1 सेकंड दोस्तों। ओके, तो अपने पास एक दो 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम। शंट मोटर है तो शंट मोटर को ड्रॉ करते हैं अभी। ये आपने फील्ड वाइंडिंग ली। ये E1 और E2 जो अपने शंट वाइंडिंग के लिए ड्रॉ किया है, ये IS 47/18/1975 अधिनियम के अनुसार है। ओके, ये शंट है और यहाँ पर अपने पास वोल्टेज है 440 वोल्टेज डीसी, और ये अपने पास आर्मेचर आ गया। ओके, A1 A2, ये जो वाइंडिंग के अंदर लिख रहा हूँ मैं A1 A2 ये IS 47/18 BIS 47/18/1975 अधिनियम के अनुसार है। ओके, नियम के अनुसार है। अभी अपने पास ये मोटर है तो करंट लेगी, तो यहाँ पर अपने पास ये लोड करंट है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.8 ओम। शंट फील्ड वाइंडिंग का है 200 ओम।
तो ये 200 ओम लिख दिया। प्रति विद्युत वाहक बल का निर्धारण करें जब मशीन की दक्षता 85% है। एफिशिएंसी कितनी है? अपने पास एफिशिएंसी है 85%। ओके। और मशीन प्रतिशत दक्षता पर 7.46 किलोवाट आउटपुट दे रहा है। 7.46 किलोवाट इसका मशीन का आउटपुट है। अभी अपने को पूछ रहा है विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी रहेगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्धारण करें। तो अपने पास ये 440 वोल्टेज है, यहाँ पर प्लस टर्मिनल्स मान रहे हैं और यहाँ पर माइनस। और आर्मेचर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है इसे ग्राउंडर के रूप में यूज करता है, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो, तो इसीलिए स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ की वैल्यू जीरो, तो जो स्टार्टिंग करंट रहता है वो काफी वैल्यू हाई रहती है। इसको स्टार्टिंग करंट आई इज इक्वल टू वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन में आर्मेचर रेजिस्टेंस। बैक ईएमएफ अपने पास जीरो है, तो यहाँ पर वोल्टेज अपॉन में आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस काफी निम्न होता है, तो स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होने के कारण आर्मेचर जल सकता है। इस कंडीशन में स्टार्टिंग में अपने स्टार्टर लगाते हैं। ओके। शंट मोटर है, शंट मोटर के लिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर यूज कर सकते हैं। अभी अपने पास 440 वोल्टेज है, बैक ईएमएफ प्लस और माइनस रहेगा, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस अपने यहाँ पर शो कर देते हैं, ये आर ए, और यहाँ पर धारा आएगी तो ये प्लस टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव रहेगा। ओके। तो अपने इसके लिए लिखते हैं साइकिल के लिए केवीएल। केवीएल के लिए रहेगा ये अपने पास वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ से चालू कर रहे हैं तो सेकंड टर्मिनल से लेंगे, सेकंड टर्मिनल से अपने पास प्लस वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद में अपने पास आएगा बैक ईएमएफ के लिए माइनस टर्मिनल्स, माइनस बैक ईएमएफ। आर्मेचर का रेजिस्टेंस ऊपर शो किया मैंने, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो सेकंड टर्मिनल अपने पास रहेगा माइनस। माइनस आई ए। आर्मेचर अपने वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज लिखा, बैक ईएमएफ लिखा, और यहाँ पर भी वोल्टेज लिखने के लिए आई ए आर ए लिखेंगे। ओके। तो अपने ज्ञात करना है यहाँ पर बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ प्लस माइनस में है, यहाँ पर इसको इक्वल के इधर साइड में लेके जाएंगे तो अपने को मिलेगा आउटपुट में क्या होगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके। तो टर्मिनल वोल्टेज प्लस में है, माइनस आई ए आर ए अपने को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, वो सेम जगह पर ही है। ओके। तो अपने पास इक्वेशन रहती है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए। ओके। इसी प्रकार से अपने ये क्वेश्चन किया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध है 200 ओम, 440 वोल्टेज है। 440 वोल्टेज है तो अपने 440 अपॉन में 200 करेंगे, जीरो से जीरो, और इसका आधा 22, और इसका आधा आधा 10 हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास धारा 2.2 एम्पियर शंट फील्ड धारा। ओके। 7.46 किलोवाट है। अपन थोड़ा इसको इन साइड में कर लेते हैं। 7.46, तो अपने पास है 7.46 किलोवाट है, तो गुणा 10 की पावर 3 कर देते हैं, अपॉन में वोल्टेज से पावर शक्ति जो है अपने पास वो 7.46 किलोवाट है, तो अपने इसके अंदर वोल्टेज से विभाजन करेंगे, 440 वोल्टेज है, तो करते हैं। सेवन पॉइंट फोर सिक्स 440, तो अपने पास धारा का मान रहा है 16.95 एम्पियर्स धारा की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी को अपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर एक ही बात है, तो 100 अपॉन 85, 85% लगता है, तो यहाँ पर वापिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
16.95 गुणा 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 85। तो ये 19.94 आया है अपने पास। 19.94 एम्पियर्स जो है कौन सा करंट आ रहा है अपने पास, ये करंट की वैल्यू मिल रही है अपने को लोड करंट। और इसके अंदर से अपने डिवाइड कर देंगे, माइनस करेंगे फील्ड करंट को। फील्ड करंट है 2.2, तो इक्वल टू आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है अपना 0.8 इज इक्वल टू अपने को क्वेश्चन आंसर मिल रहा है 425.8। ऑप्शन नंबर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए डी। इन बेक ईएमएफ अपने पास वैल्यू कितनी रहेगी, बेक ईएमएफ रहेगा 425.8 वोल्टेज है। कैसे होगा थोड़ा और अपने देख लेते हैं, इसको बता देता हूं आपको दोबारा। सबसे पहले अपने एफिशिएंसी है 85%, पावर है 7.46 किलोवाट, और इसके अंदर बेक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। बेक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला रहेगा टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ। अगर डीसी मशीन के अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछे तो बेक ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज की तुलना में हाफ होगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर जनरेटर हो तो बेक ईएमएफ डबल रहेगा टर्मिनल वोल्टेज की तुलना में, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी उस कंडीशन में जनरेटर में रहेगी। ओके, अभी अपने पास बेक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर ए हो गया। तो सबसे पहले 7.46 गुणा 10 की पावर 3, यानी कि ये पावर होगी। पावर के अंदर वोल्टेज से डिवाइड किया अपने को मिलेगी धारा। इसके अंदर मशीन की एफिशिएंसी 85% है, तो 100 अपन में 85 किया, अपने को इनपुट मिल गया 19.94 एम्पियर जो है लोड करंट है 19.94। तो अपने पास यहाँ पर शंट धारा की मान ज्ञात किया था। इसके अंदर क्या होता है कि लोड करंट आ रहा है, जैसे ये लोड करंट, तो यहाँ पर चला जाएगा कुछ करंट की मात्रा, ये रहेगी शंट फील्ड धारा, और यहाँ पर जो आएगा ये आर्मेचर करंट रहेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर अपने पास 2.2 एम्पियर घटा देंगे, तो ये अपने पास बचेगा, तो ये बचेगा 74 और 19 में से 2 गए 17.74। ये अपने पास आर्मेचर करंट की वैल्यू मिली। टोटल करंट 19.94 था, 2.2 एम्पियर शंट धारा में शंट फील्ड में चला गया, बाकी करंट आएगा आर्मेचर में 17.74। ओके, अपने को आर्मेचर के अंदर करंट मिल गया, करंट गुणा रेजिस्टेंस करेंगे तो अपने को वोल्टेज मिलेगा। बेक ईएमएफ के लिए अपने पास था टर्मिनल वोल्टेज माइनस बेक ईएमएफ, तो अपने पास आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आएगा 17.74 गुणा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.8। ओके, तो ये अपने को वोल्टेज मिलेगी 14 के आसपास। पूरी बता देता हूं आपको, 17.74 गुणा 0.8, 14.19। ओके, 14.19, तो इसको 440 में से माइनस कर देंगे 19, तो अपने को मिलेगा 425.8 वोल्टेज। ओके, क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर 50 एम्पियर आर्मेचर धारा पर 500 आरपीएम पर चलती है। अगर टॉर्क दुगना हो जाए तो गति की गणना करें। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम दिया है। ओके, तो अभी अपने पास जो ये अपने पास लोड करंट है, इसके अंदर लोड करंट अपने पास है, यहाँ पर आर्मेचर करंट दिया हुआ है सीधा। आर्मेचर करंट है 15 एम्पियर, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है
तो इसको करेंगे अपने वी ए आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज कितना है, तो 50 एम्पियर्स आ गया, 0.2 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, अपने को मिलेगा, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे, 0 0, और अपने को मिलेगा 10 वोल्टेज। तो यहाँ पर बैक ईएमएफ कितना हो रहा है, बैक ईएमएफ हो जाएगा 210 वोल्टेज। ओके, गति कितनी है, गति है 500 आरपीएम की। ये कह रहा है टॉर्क डबल हो जाएगा। अपने को कंडीशन तो दी नहीं है, टॉर्क जो है बढ़ेगा तो धारा का मान 50 एम्पियर ही रहना चाहिए। अपने को बोला है टॉर्क डबल होगा, टॉर्क जो है 2 गुना होगा। तो अपने पास जो टॉर्क समानुपाती होती है आर्मेचर धारा, तो टॉर्क 2 गुना हो रहा है तो आर्मेचर धारा भी 2 गुना होगी। तो आर्मेचर धारा की वैल्यू हो जाएगी 100 एम्पियर। ये VA1 मान लेते हैं, यहाँ पर VA2 लिखेंगे। तो 100 एम्पियर धारा है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2, तो पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे, 0 से 0, और यहाँ पर आ जाएगा 10 20 वोल्टेज। आर्मेचर के ऊपर इस टाइम वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 20। ओके, तो 220 में से 20 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 200। तो बैक ईएमएफ 1 में बैक ईएमएफ 2 इज इक्वल्स टू गति 1 में गति 2। ओके, यहां तक कोई डाउट? सबसे पहले अपने धारा दी 50 एम्पियर, ये आर्मेचर की धारा है, 0.2 आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, तो अपने आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितनी है वो वैल्यू ज्ञात कर दी। ओके, ये वैल्यू आई 10 वोल्टेज, तो अपने पास बैक ईएमएफ कितना रहेगा, बैक ईएमएफ की वैल्यू होगी 210 वोल्टेज। ओके, इसके बाद में अपने को ये बोल रहा है कि टॉर्क डबल कर रहे हैं, टॉर्क डबल होगा तो आर्मेचर धारा भी डबल होगी। तो आर्मेचर धारा की वैल्यू हो जाएगी 100 एम्पियर, यहाँ पे है 100 एम्पियर कर दी, और आर्मेचर रेजिस्टेंस से गुणा किया तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट किया 20 वोल्ट आया। तो अपने पास बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 200। तो बैक ईएमएफ 1 में बैक ईएमएफ 2 इज इक्वल टू N1 में N2। बैक ईएमएफ 1 है अपने पास 210, बैक ईएमएफ 2 है 200 वोल्टेज, और पहले अपने पास गति थी 500 आरपीएम। अभी अपने गति ज्ञात करनी है, गति को मानेंगे N2। तो सॉल्यूशन करो इसका, 0 से 0, 500 गुणा 20, 500 गुणा 20 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 21। तो ये आएगा 476.19, 476.19 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर रहेगा ए। किसी प्रकार का डाउट शायद नहीं रहा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो अपने बैक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला लिखा, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू बैक ईएमएफ 2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा गुणा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में 22 नंबर था, उसके अंदर अपने केवीएल लगाया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54। एक डीसी धारा शंट मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट की प्रत्यावर्ती एसी विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है। 50 एम्पियर की आर्मेचर धारा के लिए अधिकतम यांत्रिक शक्ति ज्ञात कीजिए नहीं, ज्ञात कीजिए। ओके, ए डीसी शंट मशीन developed an AC EMF of 250 voltage at 1500 RPM. Find the mechanical power developed for an armature current of 50 amperes. 50 amperes। अपने को शक्ति ज्ञात करनी है। पावर के लिए फॉर्मूला रहता है वोल्टेज गुणा धारा। यह आपने लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन में R, यह आपने लिख सकते हैं I स्क्वायर गुणा R, यह आपने V स्क्वायर गुणा G कर सकते हैं, या I स्क्वायर गुणा G कर सकते हैं। ओके, इन सब के द्वारा अपने पावर ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपने को विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करनी है, मैकेनिकल पावर ज्ञात करनी है। तो मैकेनिकल पावर के लिए वोल्टेज अपने पास कितनी है, 250 वोल्टेज, वोल्टेज है 250 वोल्टेज। ओके, अब स्पीड कितनी है, स्पीड है 1500 आरपीएम। ओके,
आर्मेचर करंट कितना है, आर्मेचर करंट की वैल्यू है अपने पास 50 एम्पियर्स। तो शक्ति ज्ञात करनी है तो इसके लिए पावर के लिए फॉर्मूला यही लगाएंगे, वोल्टेज गुणा वोल्टेज भी है अपने पास और धारा भी है, धारा गुणा वोल्टेज करेंगे। 250 वोल्टेज है गुणा धारा की वैल्यू 50 है, तो इसको करेंगे 25 5 125 और 3 जीरो 2 जीरो। ओके, तो ये हो गया 1250 वाट, 12,500 वाट। ओके, ये अपने पास क्या है, ओनली वाट में है। ऑप्शन अपने पास सभी है, किलो वाट में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 और एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 12.5 किलोवाट। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, स्टार्टिंग से यही फॉर्मूला चलता है बिल्कुल, वोल्टेज गुणा धारा। ये पावर का तो इतना तो सीख ही लेते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कोई भी आपको डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको जरूर उसका आंसर देंगे। एक डीसी धारा सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम पर चलती है। ओके, यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध 0.2 और 0.1 ओम है तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ओके, तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क ज्ञात करें। टॉर्क रहता है न्यूटन मीटर में, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके, तो टॉर्क के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है वोल्टेज गुणा धारा गुणा पावर, आ गई पावर गुणा 60 अपॉन में 2 पाई एन। ओके, वोल्टेज गुणा धारा गुणा 60 अपॉन में 2 पाई एन, यानी कि अपने को नॉर्मल सी बात है, पावर गुणा 60 60 अपॉन में 2 पाई एन। या अपने इसको लिख सकते हैं वोल्टेज गुणा धारा एचपी गुणा 60 60 गुणा 746, तो ये 1 एचपी के अंदर वाट है, अपने पास वाट में वापिस आंसर आ जाएगा और 2 पाई एन अपने पास हो जाएगा। ये अपने को वैल्यू मिलेगी न्यूटन मीटर्स के अंदर। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस अपने पास है 0.2 और फील्ड रेजिस्टेंस है 0.1। टोटल अपने पास हो गया आर ए प्लस आर, और ये फील्ड डीसी सीरीज मोटर है तो आर एस ए। ओके, फील्ड रेजिस्टेंस से अपने पास हो जाएगा 0.3 और अपने टॉर्क ज्ञात करने के लिए क्या रहता है, बेक ईएमएफ रहेगा। ओके, बेक ईएमएफ गुणा आर्मेचर धारा, पावर होगी पावर गुणा 60 अपॉन में 2 पाई एन। तो बेक ईएमएफ अपने पास है कितना रहेगा, 40 एम्पियर है और 0.3 हो गया 40 गुना। इसके लिए सबसे पहले बेक ईएमएफ का आपको बताते हैं सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के अंदर कैसे, सीरीज फील्ड और आर्मेचर के अंदर कैसे केवीएल लगाते हैं सबसे पहले। ये आर्मेचर लिया, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस लिया, ये D1 D2। ओके, ये A1 A2 और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA। और यहां पर अपने पास ये डीसी मोटर है तो पावर लेगी, तो तीर का निशान ये लोड करंट शो कर दिया। यहां पर क्या रहता है, लोड करंट इज इक्वल टू सीरीज फील्ड का करंट इज इक्वल टू आर्मेचर का करंट। सब वैल्यू इक्वल्स रहती है क्योंकि सीरीज सर्किट में सब वैल्यू समान रहती है। धारा के अंदर हर कंपोनेंट्स के अंदर करंट जो फ्लो होता है वो इक्वल रहेगा। अपने यहाँ पर मानते हैं वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर प्लस सप्लाई दी और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल्स की सप्लाई। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, प्लस और यहाँ पर नेगेटिव। आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर के अंदर जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है और जिसके कारण अपने पास आर्मेचर धारा नियंत्रित रहती है, एक गवर्नर के रूप में कार्य करती है। ये भी क्वेश्चन आता है डीसी मशीन के अंदर, डीसी मोटर में या डीसी जनरेटर में बैक ईएमएफ किसके समान होता है, तो ये गवर्नर के रूप में कार्य करता है। ओके, तो यहाँ पर अपने प्लस हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव अपोज करेगा बैक ईएमएफ, और यहाँ पर वापस प्लस और यहाँ पर नेगेटिव। ओके, केवीएल लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखेंगे अपने
तो सेकंड टर्मिनल्स को लें या फर्स्ट टर्मिनल्स को, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अपने ये प्लस ले रहे हैं, प्लस टर्मिनल वोल्टेज, ये फील्ड वाइंडिंग है, वोल्टेज की लिख रहे हैं तो सब वैल्यू वोल्टेज में होनी चाहिए। केवीएल है वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, टर्मिनल वोल्टेज, और अपने यहाँ पर लिखेंगे ये सेकंड टर्मिनल रहेगा नेगेटिव का, नेगेटिव वोल्टेज लिखेंगे आईएससी सीरीज फील्ड करंट और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। ओके, आर्मेचर के अंदर ये अपने पास बैक ईएमएफ है, तो ये अपने लिखेंगे नेगेटिव बैक ईएमएफ, और यहां पर सेकेंड टर्मिनल्स वापस आ जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस का आई ए आर ए, ये वोल्टेज मिल गई अपने को आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ये सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, और ये बैक ईएमएफ और ये टर्मिनल वोल्टेज। अपने को ज्ञात करना है बैक ईएमएफ इज इक्वल्स टू, लिखेंगे बैक ईएमएफ यहाँ पर माइनस की वैल्यू है, तो इधर जाकर प्लस के इक्वल में लेके जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव से प्लस हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज, प्लस में है तो प्लस में वैल्यू देखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज सीरीज फील्ड के अंदर नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव हटा देता हूँ यार, इसके अंदर आपको डाउट लगेगा भी इक्वल है कहीं पे, नेगेटिव आई एस सी आर एस ए, और यहाँ पर ये जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है ये भी वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव आई ए आर ए, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगी, तो टर्मिनल वोल्टेज माइनस। अब यहाँ पर सीरीज फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों इक्वल में दिखाई है आपको, तो लिखूंगा आर्मेचर करंट ब्रैकेट में आर ए प्लस आर एस ए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर इक्वल में आएगा बैक किया। ओके, इसी हिसाब से अपने ये जो अपने पास सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात किया था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पर 1440 गुणा आर्मेचर और सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वो है 0.3, पॉइंट हटाने के लिए अपन में जीरो लगाएंगे, जीरो से जीरो और जाती है 12, 12 अपने को आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों वोल्टेज ड्रॉप मिली है। तो डीसी मशीन है तो इसके लिए अपने करेंगे, डीसी मोटर है तो बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्ट, बैक ईएमएफ के लिए टर्मिनल वोल्टेज में से 220 वोल्टेज है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो 220 वोल्टेज है माइनस 20 कर देंगे तो ये मिलेगा अपने को 208 वोल्टेज। ओके, ये अपने पास है आर्मेचर के अंदर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू, तो अपने लिखेंगे वापस 208 गुणा आर्मेचर था ये धारा की वैल्यू 14, लोड करंट सीरीज फील्ड करंट आर्मेचर करंट सब इक्वल में है। ओके, 14 गुणा 60, ये 60 की वैल्यू लगाइए जो सब में है, 60 अपॉन में अपने पास चाहिए 2 पाई, और अपने पास गति कितनी है, गति है 800 आरपीएम। ओके, 800, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, चार दिए 6 चौक 24, 24, और 8 का जाएगा 3 बार आएगा। ओके, 8 का जाएगा तो 8 से डिवाइड किया 3 आ गया, और यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 104, 104 अलग कलर में लिखते हैं, 104 अपॉन में 104 गुणा 3 अपॉन में पाई कर देंगे ओनली सिर्फ, 104 गुणा 3 अपॉन में पाई, करो कैलकुलेशन है 104 गुणा 3 इज इक्वल्स टू अपॉन में पाई, तो ये 99.312 मिला है अपने को, क्या मिला है 99, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 99.312 वैल्यू अपने को मिली है। आर्मेचर के अंदर जो विकसित टॉर्क होता है, डेवलप्ड जो टॉर्क रहता है। ओके, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा, टॉर्क के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है एच पी गुणा 60 गुणा 740 अपॉन में 2 पाई एन, और एच पी गुणा 740 करेंगे इसका मतलब है पावर ही है, तो वोल्टेज गुणा धारा गुणा 60 अपॉन में 2 पाई एन। ओके, इसीलिए अपने सबसे पहले बैक ईएमएफ निकाला, बैक ईएमएफ आया अपने पास 208, बैक ईएमएफ के लिए आपको 52 नंबर क्वेश्चन और ये 55 नंबर क्वेश्चन दोनों के अंदर केवीएल लगाकर आपको बता दिया है बैक ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो बैक ईएमएफ आया 208
200 वाट गुणा 14 एम्पियर, अपने पास 40 एम्पियर करंट की वैल्यू है। 60 अपने को लगाना है या फॉर्मूले के हिसाब, अपॉन में 2 पाई एन गति। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी 99.312 न्यूटन मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 56। किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कूलिंग सिस्टम इज नॉट प्रेफर्ड इन ए ट्रांसफार्मर? ओके, तो कूलिंग कौन सी नहीं की जाती? सेल्फ ऑयल फिल्ड सेल्फ कूलिंग, ऑयल को फिल कर दिया और कूलिंग खुद से हो रही है। ऑयल फिल कर दिया और वाटर के द्वारा, वाटर के अंदर से नलिकाएं अपने गुजारते हैं, जिनके अंदर से ठंडा पानी प्रवाहित करवाया जाता है, जिसके कारण कूलिंग होती है। एयर ब्लास्ट कूलिंग रहती है, लेकिन एयर ब्लास्ट और वाटर फील्ड, वाटर को ट्रांसफार्मर में फील थोड़ी करेंगे, इसीलिए फील तो अपने एयर अपने करते हैं, एयर रखते हैं या नॉर्मली, या फिर ऑयल को फिल किया जाता है। ऑयल फिल करने का मेन रीजन है भी ट्रांसफार्मर को कूलिंग करना है। क्वेश्चन आता है कई बार भी, ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग के लिए रहता है, लुब्रिकेशन के लिए रहता है, इंसुलेशन के लिए रहता है। तीनों अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कूलिंग, इंसुलेशन और लुब्रिकेशन। तो इन सब के अंदर सबसे पहले अपने को ऑप्शन चूज करना है कूलिंग। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल काम में लिया जाता है ये कूलिंग करता है, लेकिन कूलिंग के साथ साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाता है। लुब्रिकेशन कोई फ्रैक्शन तो हो नहीं रहा जिसके अंदर कि इसको लुब्रिकेशन करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसको पहला स्थान देना है और इसको दूसरा। ओके, कभी अलग अलग ऑप्शन आ जाए तो सबसे पहले कूलिंग करना है अपने को। ओके, अभी अपने को नेचुरली एयर कूलिंग जो रहता है, नेचुरल एयर कूलिंग ट्रांसफार्मर रहता है, इसके अंदर जो कंडक्टर्स रहते हैं जो करंट फ्लो करवाते हैं, पावर फ्लो करते हैं, उनके अंदर करंट डेंसिटी की वैल्यू रहती है 1.2 एम्पियर से लेकर 2.2 एम्पियर्स पर एमएम स्क्वायर। ओके, और नेचुरल जो इसके अंदर रहता है एयर ब्लास्ट कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग अपने करेंगे तो इसके अंदर 2.2 एम्पियर से लेकर 3.2 एम्पियर्स पर एमएम स्क्वायर के हिसाब से करंट डेंसिटी की वैल्यू रहती है। ओके, और ऑयल कूलिंग रहेगा, ऑयल जो कूलिंग रहेगा इसके अंदर 5.2 से लेकर 6.2 एम्पियर्स पर एमएम स्क्वायर के हिसाब से करंट डेंसिटी की वैल्यू रहती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, कभी भी आ सकता है परीक्षा में। ओके, अभी अपने पास ऑप्शन नंबर रहेगा डी, एयर ब्लास्ट कूलिंग, पर वाटर को फिल नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 57। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल क्या होगा? ये क्या कह रहा है? वाइंडिंग में प्रति मोड़, प्रति टर्न्स यानी कि अपॉन में नंबर्स ऑफ टर्न जो रहते हैं, ये प्रति मोड़ प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल। अपने जो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं वोल्टेज के लिए, वो ट्रांसफार्मर में लिखते हैं 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ टर्न वोल्ट के अंदर अपने को मिलता है। ये आरएमएस वैल्यू रहती है, रूट मीन स्क्वायर, वर्गमूल मान। ओके, और ये वर्गमूल मान है, इसको अपने किसके अंदर निकालना है? औसत मान के अंदर। तो औसत मान के लिए अपने 1.11 से डिवाइड करेंगे। अब कहोगे 1.11 से क्यों डिवाइड करेंगे? तो अपने पास जो फार्म फैक्टर रहता है, फार्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू। तो फार्म फैक्टर साइन वेव के अंदर मैक्सिमम, अपने को कोई वेव नहीं दी गई है तो अपने साइन वेव मानेंगे उसको, 1.11 रहता है। एवरेज वैल्यू याद करनी है, एवरेज वैल्यू याद करनी, तो एवरेज वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो आरएमएस अपॉन में 1.11 अपने को से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए 1.11 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 4 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी, और नंबर्स ऑफ टर्न
से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल कैसे आएगा? अपने इसको नॉर्मली 1 से डिवाइड कर देंगे, प्रति टर्न चाहिए। ये अपने टर्न ना लिखें तो एक तो मोड़ होगा ही होगा, तभी तो विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होगा। तो अपने पास एक मोड़ है, इसीलिए 4 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी रहेगा, 4 मैक्सिमम फ्लक्स, 4 फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्लक्स और वोल्टेज। यह अपने इक्वेशन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। EMF1 इज इक्वल टू 4.44, आरएमएस के लिए लिख रहा हूं, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और यहां पर एरिया, फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ टर्न और वोल्टेज में लिख सकते हैं। क्योंकि अपने पास जो फ्लक्स डेंसिटी रहती है ये 5 डिवाइडेड बाई एरिया, यानी कि टोटल अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है और एरिया कितना है। ओके, एरिया मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो अभी इसके अंदर जैसे फॉर्मूला आपने लगाएंगे तो उसी हिसाब से एरिया मीटर स्क्वायर में लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एरिया, फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ टर्न और वोल्टेज के अंदर आंसर मिलेगा अपने को। ओके, अब अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 4 मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के अंदर आएगा। अपने को टोटल विद्युत वाहक बल देखना है तो नंबर्स ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई और कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, 250 टू 50 वोल्टेज अपॉन में 3000 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कोर में 3000 बल, ईएमएफ प्रति मोड़ 8 वोल्ट है, यदि विद्युत वाहक बल द्वितीयक वाइंडिंग में 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। आपने पढ़ते हैं इंग्लिश का, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन ए कोर ऑफ ए टर्म्स ऑफ 8 वोल्ट। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी in a core of a term is 8 volt, determine secondary turns 250 upon में 3000 volts, 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब फ्लक्स डेंसिटी है ये, और ईएमएफ द ईएमएफ। अपने को इसके अंदर क्या करना है, ये अपने पास नंबर्स ऑफ टर्न आ गए, ये कोर में 3000 ईएमएफ प्रति मोड़। चलो एक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं अपने इसका, टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर, तो एक्चुअल भी नहीं है, तो अपने इसके अंदर N1 जो टर्म्स है अपने पास, N1 जो टर्म्स है ये है 250। ओके, N2 जो टर्म्स है ये है 3000। ओके, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ओके, और 3000 जो है ये V1 है 3000 वोल्टेज। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स इज इक्वल्स टू 1.2 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू रहेगी। सेकेंडरी की डिटरमाइन सेकेंडरी टर्म्स, सेकेंडरी टर्नों को याद करना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये अपने को 250 अपन में 3000 दिया है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज ये लिखा हुआ वोल्ट। ओके, अपने को याद करना है, सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज कर देते हैं, ये V1 और ये V2। सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर में डिटरमाइन द कोर ऑफ ए टर्न्स। चलो इसके अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन ज्ञात क्या करना है, ज्ञात इसके अंदर करना है, चलो के लिखते हैं अपने। के जो रहता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है N2 अपॉन में N1। ओके, V2 अपॉन में V1 इज इक्वल टू E2 अपॉन में सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन में प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ, I1 अपॉन में I2। ओके, और यहाँ पर जो इम्पीडेंस के लिए लिखते हैं सेकेंडरी इम्पीडेंस अपॉन में प्राइमरी इम्पीडेंस। ओके, तो इधर इसकी स्क्वायर हटाएंगे इम्पीडेंस की, तो के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगेगी,
स्क्वायर लगेगी, इसीलिए अपने लिखते हैं बी आर टू इक्विवेलेंट्स लिखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे आर ही ज्ञात करना है तो आर टू अपॉन में के स्क्वायर लिखेंगे, एक्स टू लिखना है तो एक्स टू अपॉन में के स्क्वायर लिखेंगे। ओके, इसी प्रकार से लिखेंगे। अभी अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। प्राइमरी के लिए अपने लिख देंगे आर वन गुणा के स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन का करते हैं सोल्यूशन। अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज है 3000 वोल्टेज, अपॉन में प्राइमरी में है 250 वोल्टेज इज इक्वल टू प्रति मोड 8 वोल्टेज, प्रति टर्न 8 वोल्ट है अपने पास। तो प्राइमरी के अंदर नंबर्स ऑफ टर्न क्या कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ही सही नहीं लिखा हो तभी तो इतना डाउट हो रहा है। अपने इसके अंदर प्राइमरी के अंदर क्या कर लेते हैं नंबर्स ऑफ टर्न। नंबर्स ऑफ टर्न के लिए फॉर्मूला अपने पास वोल्टेज है 250 इज इक्वल टू 4.44। ओके, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अपने को दी हुई है तो 1.2 लिखा हुआ है, गुणा एरिया अपने को ज्ञात करना है तो ये फ्लक्स डेंसिटी आ गई है यहाँ पर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, मैं ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर देखेंगे अपने कि इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन पेपर में ओरिजिनल क्वेश्चन, उसके बाद में इसका सोल्यूशन करेंगे 58 नंबर, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने जो लेक्चर लेंगे उसके अंदर करवा देंगे। ओके, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक मोड होते हैं। ओके, एन वन जो अपने पास है ये है 400। ओके, एन टू जो टर्न्स है ये है अपने पर 1000। ओके, कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू 60 सेमी स्क्वायर के अंदर। ओके, प्राथमिक टर्न है 520, प्राथमिक घुमाव 520, 500 V1 वोल्टेज जो है 520 वोल्टेज है। ओके, तो सप्लाई 520। ओके, और अपने पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 15 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ओके, तो लो कोर में प्रवाह घनत्व के चरम मान की गणना करें। अंग्रेजी में पढ़ते हैं ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 400 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न्स, the net cross section area of a core 60 semi-squares if the primary winding is connected to 50 hertz supply at 520 voltage, calculation the peak value of flux density in a core। तो फॉर्मूला आपने लिखेंगे E1 इज इक्वल टू प्राइमरी आपने वोल्टेज दी हुई है तो E1 इज इक्वल टू 4.44। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी, नंबर्स ऑफ टर्न और वोल्टेज के अंदर लिखेंगे। या अपने E1 के अंदर लिख सकते हैं 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एरिया, फ्रिक्वेंसी, नंबर्स ऑफ टर्न, वोल्ट के अंदर। ओके, एरिया जो रहता है मीटर स्क्वायर के अंदर रहता है तो इसके अंदर E1 है अपने पास 520 वोल्टेज 4.44। ओके, गुणा मैक्सिमम फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और फ्रिक्वेंसी अपने पास 50 हर्ट्ज, गुणा एरिया अपने पास है 60 सेमी सेक्वायर्स, यानी कि सेमी के अंदर है तो अपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सभी वैल्यू सभी के अंदर मीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू दी रखी है। ओके, तो 60 गुणा फ्रिक्वेंसी, नंबर्स ऑफ टर्न लिखने हैं प्राइमरी के 400, तो एरिया अपने पास 60 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करने के लिए 60 अपॉन में सेमी के अंदर है तो 1
मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर रहते हैं? 100। तो ये अपने पास आ जाएगा 0.006, 0.006 मीटर स्क्वेयर। ओके, तो कैलकुलेशन करो इसकी। 520 में 4.44 करो आप भी कैलकुलेशन खुद से। 15 गुणा 0.006 मल्टीप्लाई 400, ये आएगा 0.975, 0.975 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास बी। और जो फ्लक्स डेंसिटी रहती है बी, इसको लिखते हैं मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एरिया। 5 मैक्सिमम करते हैं, मैक्सिमम चाहिए तो। और इसके लिए रहता है वेबर्स। फ्लक्स डेंसिटी का, फ्लक्स का वैल्यू किस में रहती है? वेबर के अंदर। इसके अंदर वेबर रहती है एम्पेयर टर्न्स अपॉन में रिलक्टेंस के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, या एन गुणा आई म्यू जीरो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। ओके, जैसे ये आ जाएगा अपने पास वेबर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर वेबर्स पर एरिया किस में रहता है? मीटर स्क्वायर के अंदर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या मिलीमीटर स्क्वायर लिखो, वो आप खुद पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास बी, क्वेश्चन नंबर 59 का। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया कि N1 जो टर्म है वो 400 है, N2 है वो 1000 है, एरिया है अपने पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर अपने ऐसे नहीं भी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कर दोगे, नहीं, ये वैल्यू मीटर स्क्वायर के अंदर है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। 60 अपॉन में 100 गुणा 100 लिखेंगे। ओके, मीटर स्क्वायर में। तो अपने पास वोल्टेज है 520 वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। दो इक्वेशन लिखी है मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्ञात करने की। पहली है 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ टर्न वोल्ट के अंदर। सेकंड है 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एरिया फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ टर्न वोल्ट के अंदर आएगा। अपने को मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी चाहिए, एरिया अपने पास दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर 60 अपॉन में 100 गुणा 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने को आ जाएगा मीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू। ओके, तो ये अपने ज्ञात की 0.006। ओके, तो अपने ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ज्ञात करना है, तो इसको इक्वल में इधर लेके जाएंगे, तो E1 अपॉन में 4.44 मैक्सिमम एरिया फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न वोल्ट के अंदर वैल्यू मिलेगी, और अपने कैलकुलेटर के द्वारा ज्ञात कर ली। अपने को वैल्यू मिली 0.975 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में है 0.976 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 नंबर। थ्री फेज 50 हर्ट्ज 11,000 अपॉन में 550 वोल्टेज डेल्टा स्टार संबंध 300 केवीए कोर टाइप ट्रांसफार्मर की, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का कोर 0.05 वेबर्स फ्लक्स के साथ संचालित 550 होता है। तो प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल की गणना करें। 550 अपने को वोल्टेज दिए। अब ये जो फ्लक्स की वैल्यू है, ना तो प्राइमरी की है ना ही सेकेंडरी की, ये पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे प्राइमरी वाइंडिंग को टच करता है, सेकेंड वाइंडिंग को टच करता है, कोर के अंदर जो म्यूचुअल फ्लक्स रन करता है वो वैल्यू है 0.05। ओके, इसने 550 के साथ लिखा है, तो ये नहीं कि 11,000 जो है इस साइड कोई फ्लक्स की वैल्यू और रहेगी, नहीं। जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स की वैल्यू रहती है फाई सी, जिसे म्यूचुअल फ्लक्स कहते हैं, ये वैल्यू कभी वेरिएशन नहीं करती है। हालांकि जब ट्रांसफार्मर में अपने लोड डालते हैं, तो फाई टू जो रहता है फाई सी को डिक्रीज करता है। फाई सी के कारण एम एफ वन डिक्रीज होता है, और फाई आई वन करंट बढ़ेगा। आई वन बढ़ेगा तो फाई वन बढ़ता है, क्योंकि आई वन आई गुणा धारा गुणा नंबर्स ऑफ टर्न मल्टीप्लाई रहता है एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न एमएमएफ को कहते हैं। इसके कारण फाई वन निकलता है, जो फाई टू को न्यूट्रलाइज डिक्रीज करता है, और फाई सी वापिस अपनी वैल्यू पर चला जाता है। फाई सी मतलब कोर फ्लक्स। ओके, तो ये 550 अपने को दिया हुआ है। इसके अंदर चलो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की कोर है,
ओके, यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग लपेट रखी है और इधर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज अपने अप्लाई किया वो V1 है। करंट जो नो लोड कंडीशन में होगा वो I नोट रहेगा, केवल IW और I म्यू को कंपनसेशन करने के लिए। IW कोर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण लॉस को कंपनसेशन करता है, और I म्यू जो रहता है ये कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए रहता है। फाई सी रहता है, तो अपने पास MMF नोट की जो वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी I नोट गुणा N1। ओके, जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग पर अपने लोड डालते हैं, I2 जब बढ़ेगा, I2 बढ़ने से I2 और N2 जो रहेगा MMF बढ़ेगा, तो लेंज लॉ के अनुसार से जो फाई टू जो रहेगा ये फाई सी को न्यूट्रलाइज करेगा, कम करेगा तो MMF 1 कम होगा, जिसके कारण अपने पास धारा जो I1 है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। I1 के इंक्रीज होने से I1 और N1 को मल्टीप्लाई होता है और ये एम्पेयर टर्न्स 1 बनेगा। MMF 1 जो रहता है इसके कारण फ्लक्स निकलेगा फाई 1 फाई 2 को डिक्रीज करेगा, और फाई सी जो है अपने वापिस अपने लेवल पर आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर। ये अपने जो लेसन वाइज चालू करेंगे उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी करंट कैसे पता चलता है, भी सेकेंडरी पर लोड डालती है, पूरा उसके अंदर अपने रिवीजन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर थोड़े टाइम बाद में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। ओके, तो अभी अपने इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो प्रति मोड़ विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, वही आगे क्वेश्चन। चलो ज्ञात करते हैं। अपने वोल्टेज ले रहे हैं 550 इज इक्वल्स टू EMF 1 इज इक्वल्स टू 4.44, मैक्सिमम फ्लक्स, फ्रिक्वेंसी नंबर्स ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब ये है कि ये प्रति मोड़ नहीं रहेगा। अपने मोड़ अब नहीं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर लिखेंगे N1 ना लिखें तो इसका मतलब है कि N एक है, नंबर्स ऑफ टर्न एक है, उसके हिसाब से अपने पास निकलेगा फ्रिक्वेंसी, और ये वैल्यू आ जाएगी वोल्ट के अंदर। ओके, E1 की बात करें तो ये 4.44, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और एरिया, फ्रिक्वेंसी वोल्ट के अंदर भी अपने करें तो भी अपने पास प्रति टर्न्स विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकलेगी। अगर 4 पॉइंट मैक्सिमम फ्लक्स फ्रिक्वेंसी वोल्ट करेंगे तो ये औसत वोल्टेज रहेगी। इसी प्रकार 4 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एरिया फ्रिक्वेंसी करेंगे तो प्रति मोड़ जो अपने पास वोल्टेज होगा वो औसत वोल्टेज रहेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अपने को ज्ञात करना है प्रति मोड़ फ्लक्स। तो प्रति मोड़ फ्लक्स के लिए E1 कितना है अपने पास, E2 के बारे में लिखेंगे 550 अपॉन में 4.44, फ्लक्स की वैल्यू क्या है 0.05 वेबर्स है, और अपने पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आ गई, फ्लक्स आ गया, फ्रिक्वेंसी फ्लक्स, और फ्रिक्वेंसी नहीं लिखी, फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। चलो करते हैं कैलकुलेशन इसकी, करो आप भी। यहाँ पर पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर नीचे 5 है, जीरो से जीरो निकल जाएगा, यहाँ से 2 बचा। करो इसकी कैलकुलेशन करो। 550 करो जल्दी से मल्टीप्लाई इसको। भाग अपॉन में 4.44 गुणा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स है 0.05। ओके,
तो आपने यहाँ तक इसके अंदर कैलकुलेशन कर ली, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो आप लिखो कमेंट बॉक्स में। और साथ में अपने पास 300 केवी का ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज से 550 संचालित होता है। तो अपने पास नंबर ऑफ टर्न ना प्राइमरी की है ना सेकेंडरी की है। तो प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न आ रहे हैं वो हो रहे हैं 990। कैसे आ रहे हैं 990? 11,000 अपॉन में 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो आप। ओके, 11,000 अपॉन में एम्पियर जो टर्न्स रहते हैं ये ना तो प्राइमरी जो एम्पियर तो जो प्रति टर्न जो वोल्टेज रहता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का इक्वल रहता है। तो 11,000 अपॉन में 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, कितना आ रहा है? प्राइमरी का आएगा 990, 990.9। ओके, ये अपने पास नंबर ऑफ टर्न है। तो वोल्टेज है अपने पास 11,000 अपन में 990 करो तो इसके अंदर आएगा 11.1, 11.1। ऑप्शन नंबर रहेगा डी। अब सेकेंडरी साइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करो आप। सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करने के लिए 550 अपॉन में 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी करो मल्टीप्लाई। इधर मैं कर रहा हूं 550 अपॉन में 4.44 मल्टीप्लाई 0.05 मैक्सिमम फ्लक्स और फ्रिक्वेंसी अपने पास 50 हर्ट्ज। तो ये आएगा 49.54। N2 जो है और ये वैल्यू है N1 की। N2 की वैल्यू आ रही है 49.54, 49.54। ये नंबर्स ऑफ टर्न आ गए और यहां पर अपने डिवाइड कर देंगे 550 को, 550 अपॉन में नंबर्स ऑफ टर्न 2, और यहां पर 11,000 अपॉन में 990 करो। दोनों कंडीशन के अंदर नंबर यहां पर इक्वल का निशान लगा दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी साइड के अंदर प्रति टर्न जो वोल्टेज रहेगा, सेकेंडरी साइड के अंदर प्रति टर्न वोल्टेज रहेगा, वो मान कभी चेंज नहीं होता है। तो ये अपने 49.54 आया। तो 550 अपॉन में 49.54 तो 11.10 आ रहा है। 11.10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आया 11.1। ओके, तो पॉइंट पॉइंट के बाद में किसी संख्या के बाद में जीरो लग रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, अगर उसके पीछे कोई संख्या ना है तो। इसीलिए जीरो की कोई वैल्यू नहीं है और 11.1 इज इक्वल टू 11.1। अभी कभी परीक्षा में कोई सवाल आ जाए तो प्राइमरी साइड के एम्पियर प्रति टर्न वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का प्रति टर्न वोल्टेज असमान होता है तो आप कहोगे गलत, ये होता है एक समान। आज आपने सोल्यूशन कर दिया इसका आपने प्राइमरी साइड के नंबर्स ऑफ टर्न ज्ञात करके वोल्टेज के अंदर डिवाइड कर दिया और सेकेंडरी साइड के सेकेंडरी नंबर्स ऑफ टर्न ज्ञात करके सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर से डिवाइड किया तो प्रति टर्न वोल्टेज अपने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट? तो अपने पास रहते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग रहते हैं और इंटीग्रेटिंग रहते हैं। इसके अंदर आता है इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग के अंदर आता है वोल्ट मीटर, एम्पियर्स मीटर, वाट मीटर्स, फ्रिक्वेंसी मीटर्स, पावर फैक्टर मीटर्स। ओके, तो पावर फैक्टर और फ्रिक्वेंसी मीटर्स को इंक्लूड ज्यादा आपने नहीं आता क्वेश्चन वगैरह। वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर लिखेंगे। रिकॉर्डिंग के अंदर वोल्ट मीटर रहता है, एम्पियर मीटर रहता है। इसके अंदर क्या ग्राफ पेपर के ऊपर। इंडिकेटिंग के अंदर तो ये नॉर्मल जो इंस्टेंट तो प्रेजेंट टाइम में जो वोल्टेज रहती है उसके मान को शो करता है। रिकॉर्डिंग के अंदर एक ग्राफ रहता है, उसी प्रकार ये वोल्टेज का उतार चढ़ाव होता है, उसके ऊपर वैल्यू अंकित करता रहता है। इंटीग्रेटिंग के अंदर रहते हैं अपने पास KWH और एम्पियर आवर्स मीटर्स। ओके, तो इंटीग्रेटिंग के अंदर रहते हैं एम्पियर हाउस मीटर। ओके, एम्पियर हाउस मीटर।
या किलोवाट घंटा भी इसी के अंदर इंक्लूड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है, मापक उपकरणों में टॉर्क के डिफ्लेक्शन के विपरीत होने को क्या कहा जाता है? इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द टॉर्क अपोजिंग द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज कैनाव एज। ओके, मापक उपकरण जो उपकरण होते हैं इनके अंदर टॉर्क, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क का अपोज कौन करता है, तो वो कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। और डिफ्लेक्शन टॉर्क स्टार्टिंग स्थिति से हिलाने का कार्य करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको नियंत्रण करता है। तो दोनों में हंटिंग पैदा होती है, पॉइंटर एक स्थान पे रुक नहीं पाता और अपने रीडिंग लेने में कठिनाई पैदा होती है। ओके, तो इसीलिए तीसरा टॉर्क अपने पास पैदा किया गया, कौन सा? डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क के अंदर अंडर डैम्पिंग रहेगी तो पॉइंटर इधर उधर गति करेगा, उसके बाद में रुकता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क रहता है पॉइंटर को प्रारंभिक स्थिति से चलाना। कंट्रोलिंग टॉर्क जो रहता है पॉइंटर की गति धारा के परिणाम के समानुपाती रहती है। ओके, तो इन दोनों के कारण टॉर्क पैदा होता, डैम्पिंग जो हंटिंग पैदा होती है, हंटिंग को दूर करने के लिए डैम्पिंग यूज में लिया जाता है। और अंडर डैम्पिंग के अंदर क्या होता है कि पॉइंटर इधर जाएगा इधर जाएगा, उसके बाद अंतिम स्थिति में रुकने में टाइम लगता है। क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर शीघ्र तरीके से अंतिम स्थिति पर जाएगा और रुक जाता है। और ओवर डैम्पिंग के अंदर धीरे धीरे अंतिम स्थिति पर जाता है और रुक जाता है। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर। अंडर डैम्पिंग के अंदर पॉइंटर इधर उधर गति करेगा, उसके बाद में अंतिम स्थिति पर जाकर रुकेगा। क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर शीघ्र तरीके से अंतिम स्थिति पर जाएगा और रुक जाएगा। और ओवर डैम्पिंग के अंदर धीरे धीरे अंतिम स्थिति पर जाता है और रुकने में टाइम लेता है। ओके, क्रिटिकल जो डैम्पिंग टॉर्क रहता है ये तीन प्रकार का रहता है, एयर फ्रिक्शन, ऑयल और एडी करंट। एडी करंट सबसे बेटर माना जाता है, शॉर्ट सर्किट डिस्क रहती है इसके अंदर। लेंज लो के जो ईएमएफ उसके ऊपर लगता है तो जिसके कारण घूमने का प्रयास करती है। और साथ में ये शॉर्ट सर्किट होने के कारण लेंज लो का व्यवहार करती है। और जिन कारकों का जो अपने पास इसे टॉर्क पैदा हो रहा है और उसका उनका अपोज करती है, तो पॉइंटर एक स्थान पे स्थिर हो जाता है शीघ्र तरीके से। ऑयल डैम्पिंग, उनके अंदर ऑयल जो फ्रिक्शन होता है वो उन स्थानों पर काम में लिया जाता है, या फ्लूइड फ्रिक्शन अपने के जिनके अंदर प्रारंभिक जो टॉर्क होता है वो काफी लो कंडीशन में रहे। ओके, ऑयल जैसे जो फ्लूइड फ्रिक्शन आपने डेटिंग टॉर्क कहीं पर यूज के बारे में सुना नहीं होगा, तो उन स्थानों पर यूज होता है जहां पर लो स्टार्टिंग टॉर्क या लो डिफ्लेक्शन टॉर्क रहता है। ओके, अभी अपने पास हो जाएगा आंसर ए, कंट्रोलिंग टॉर्क उनका अपोज करता है डिफ्लेक्शन टॉर्क का। क्वेश्चन नंबर 63। एक प्रत्यावर्ती धारा सिस्टम के लिए किस वोल्ट मीटर एमीटर का उपयोग नहीं किया जाता? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट है इसके लिए शेडेड पोल लेते हैं, इसी के अंदर शेडेड पोल काम करेगा। हॉट वायर लेते हैं, मूविंग आयरन लेते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर होता है, ये डीसी के अंदर काम में लेता है और औसत मान मापता है। जबकि एसी के पूर्ण साइकिल का औसत मान रहता है 0, इसीलिए ये एसी के अंदर वर्क नहीं करता। एसी के पूर्ण साइकिल का औसत मान 0 रहेगा, इसीलिए एसी के अंदर वर्क नहीं करता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अपने पास। तो ओके दोस्तों, आज के दिन में 12 मई 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है लखनऊ मेट्रो का, उसके 63 क्वेश्चन कर दिए हैं। कल के दिन में 12 क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया डीपली से देख रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, चाहे वो बुलियन अलजेब्रा के हो, कोई क्वेश्चन हो, सबको बेटर तरीके से समझाए। जो हार्ड है उनको दो दो बार समझाए है। ओके, बुलियन अलजेब्रा को 4 बार समझाए है लेक्चर्स के अंदर। ओके, कंटिन्यूसली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं 12 क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर, बाय। साथ में यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।